नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉन्स और सोन नदी के बारे में। इससे पहले की क्लासों में हमने चंबल, सिंध, बेतवा और केन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में केवल हम पढ़ेंगे टॉन्स और सोन नदी के बारे में। जो केन नदी हमने पढ़ी थी लास्ट में, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा रिविजन देखेंगे और मेन टारगेट रहेगा हमारा टॉन्स और सोन नदी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टॉन्स नदी के बारे में। या उससे पहले हम यहाँ पर ये करते हैं कि जो केन नदी हमने लास्ट में पढ़ी थी, उस समय थोड़ा कईयों को लगा था कि सर फास्ट हो गया है, इसको मैं एक बार शुरू से रिवीजन करवा दे रहा हूँ केन नदी को। ठीक है, तो इससे पहले की जो क्लासें हमने की थी उसमें हमने चंबल नदी के बारे में कंप्लीट कर लिया था, चंबल की सहायक नदियां कंप्लीट कर ली थी। दूसरी क्लास के अंदर हमने क्या किया था, इसमें सिंध और बेतवा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और साथ में मैंने केन नदी भी पढ़ाई थी। मेन टारगेट हमारा सिंध बेतवा था, उसमें केन को स्टडी। आज की क्लास में हम केन के साथ टॉन्स और टॉन्स के साथ सोन, इन तीन नदियों के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो आपका जो उत्तर पूर्व का अपवाह तंत्र है, जो आपका यमुना, गंगा यमुना के साथ जुड़ा हुआ, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं केन नदी का। तो केन नदी का अपवाह क्षेत्र या इसके उद्गम की अगर हम बात करते हैं, केन नदी का उद्गम कहां से होता है? कटनी से। तो कटनी में जो कैमूर की पहाड़ियां मिलती हैं, यहां से इस नदी का उद्गम होगा कैमूर हिल्स। इसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होगी और उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर यमुना नदी से जाकर मिल जाएगी। तो किस नदी से मिलेगी? यमुना नदी से। और यमुना नदी से कहां पर मिलेगी? बांदा के समीप। तो यमुना नदी से उत्तर प्रदेश में बांदा के समीप मिल जाएगी। तो 2 पॉइंट क्लियर याद रखना है। तो नदी का उद्गम पूछेगा तो हम कहेंगे कटनी कैमूर से होता है, और नदी का अगर माउथ पूछता है तो हम कहेंगे इसका मुहाना यमुना में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिलता है। अब इसका देखा जाता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र किन किन जिलों के अंदर मिलता है। तो इसका उद्गम किस जिले से हुआ था? कटनी से। कटनी से ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है पन्ना जिला, और पन्ना के ऊपर जाते हैं तो यहां मिल जाता है छतरपुर। तो इसके अपवाह क्षेत्र का संबंध किन किन जिलों से है? तो 3 जिलों से इस नदी का अपवाह मिलता है। तो कटनी से इसका उद्गम होता है, इसके बाद पन्ना और छतरपुर, इन जिलों की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले यहां पर हम याद रखेंगे इस नदी का ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन की बात करें तो कैमूर, कटनी, अहिरगांव से। माउथ की अगर हम बात करें यमुना से। लेंथ की बात करें तो 427 किलोमीटर इसकी लेंथ मिलती है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। प्रवाह की अगर बात की जाए तो प्रवाह जो मध्य प्रदेश के है वो 3 जिलों में मिलता है, कटनी, पन्ना और छतरपुर। और उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले में मिलता है, बांदा जिले में, और इसका पुराना नाम है जो वो शुक्ति नदी मिलता है। तो इसको पुराना किस नाम से जाना जाता है? शुक्ति नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में देखें तो इससे मिलने वाली कुछ सहायक नदियों में जाएंगे तो इससे एक सहायक नदी मिलती है जिसको कहते हैं सोनार नदी, जो इसकी सबसे बड़ी और लेफ्ट हैंड से मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड में मिलने वाली या ओवरऑल में कहें कि इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी मिलती है वो है सोनार नदी। सोनार की एक सहायक नदी मिलेगी जिसको कहा जाता है श्यामरी। तो श्यामरी किसकी सहायक नदी है? सोनार की। और सोनार किसकी सहायक नदी हो गई? केन की। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां मिलती जैसे गोदान नदी, मीर हसन नदी, इसके अलावा ब्यारमा नदी है, उर्मिल नदी है और चंद्रवाल नदी है। तो ये इससे मिलने वाली कुछ अन्य सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें से उर्मिल को खास तौर पर याद रखना छतरपुर जिले के अंदर, और दूसरा यहां पर सोनार को खास तौर पर याद रखेंगे, और सोनार की खास सहायक नदी याद रखेंगे श्यामरी। तो ये इसके लेफ्ट से मिलने वाली नदियां हैं और ये इसके राइट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलेगी? सोनार। अगर सोनार नदी की बात की जाए, अब सोनार नदी की बात करो तो इसका उद्गम कहां से होता है? सागर जिले से। तो जैसे यहां से अगर मैं देखो यहां पर अगर बताने का कोशिश करूं तो जैसे आप कटनी में यहां से जाओगे तो ये कटनी हो गया, तो कटनी से ये नदी प्रवाहित हो रही है। तो कटनी से कहां जाती है? पन्ना, और पन्ना से कहां चली जाती है? छतरपुर। क्लियर? तो ये नदी कहां से जाएगी? तो सागर, दमोह और पन्ना। तो यहां पर क्या होगा? कटनी के पास में यहां पर दमोह और नीचे क्या मिलेगा? सागर। तो इस नदी का ड्रेनेज जो आपको मिलेगा वो इस सेक्शन में मिलेगा। तो ये नदी सागर से निकल कर आएगी, दमोह से होते हुए पन्ना में जाकर मिल जाएगी। इस नदी का नाम क्या होगा? इसको कहा जाएगा सोनार नदी। और सोनार से कौन सी नदी मिलेगी?
तो सोनार की प्रमुख सहायक नदी है ब्यारमा। ब्यारमा कहां से आती है? सागर से। तो सागर से निकलेगी और ये दमोह में जाके मिल जाएगी। तो ये दमोह में ही मिल जाएगी। इसका नाम क्या है? श्यामरी नदी। यहां पर ये चेंज हो गया तो इसकी जगह लिख लेना श्यामरी। तो श्यामरी नदी कहां पर मिल जाएगी? इस जगह पर। क्लियर हो गया इतना? तो श्यामरी नदी कहां से निकल कर है? सागर से निकलने के बाद दमोह जिले में सोनार नदी से मिल जाती है, और सोनार नदी सागर से निकलने के बाद दमोह और पन्ना में जाकर मिल जाती है केन नदी से, और केन नदी कटनी से निकलने के बाद पन्ना छतरपुर से होते हुए यमुना नदी से जाके मिल जाती है। इसके अलावा कुछ सहायक नदियां जैसे गुदैन है, ठीक है, ब्यारमा है, उर्मिल है, चंद्रवाल है और मीर हसन है। इस नदी पर कुछ डैम प्रोजेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि केन नदी पर कौन कौन से डैम प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो इसके अंदर जब डैम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसमें एक आपको याद रखना है गंगोह परियोजना। तो गंगोह प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? केन नदी पर। और उसके अलावा उर्मिल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? उर्मिल प्रोजेक्ट। और रनगवा प्रोजेक्ट भी ये किस नदी पर है? तो 3 प्रोजेक्ट मिलेंगे इस नदी पर। तो 3 प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो गंगोह प्रोजेक्ट पन्ना छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित है, और रंगो प्रोजेक्ट पन्ना जिले में केन नदी पर स्थित है, या छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित है, और उर्मिल प्रोजेक्ट छतरपुर जिले में उर्मिल नदी पर स्थित है। इसके अलावा इस पर 2 जलप्रपात मिलते हैं, पांडव जलप्रपात और रनेह जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात भी किस नदी पर हैं? तो ये दोनों जलप्रपात केन नदी पर मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर गंगोह पन्ना छतरपुर जिले में, रंगोह केवल छतरपुर जिले के अंदर मिलेगा। इसके अलावा उर्मिल प्रोजेक्ट छतरपुर जिले में है। यहां पर नदी याद रखेंगे कि ये उर्मिल नदी पर स्थित है, यहां पर नदी स्पेशली याद रखेंगे। और वाटरफॉल आपको 2 मिलेंगे, पांडव जलप्रपात और रनेह जलप्रपात और गाथा जलप्रपात। तो ये 3 जलप्रपात आपको यहां पर याद रखने हैं। तो ये केन नदी की मुख्यतः कहानी कंप्लीट होती। इसके बाद जो हमें पढ़ना वो है मुख्यतः टॉन्स नदी के बारे में। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां हैं जिनका मुहाना यमुना नदी से जाकर मिलता है। इसके बाद अगर हम टॉन्स और सोन की बात करें तो ये 2 मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जिनके मुहाने हमें गंगा नदी में मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स, जिसमें से टॉन्स और सोन नदी आपकी गंगा नदी से मिलेगी। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदियां यमुना नदी से मिल जाएंगी। अगर यहां पर हम टॉन्स नदी की बात करें तो टॉन्स नदी के अपवाह का संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से। तो टॉन्स नदी के अपवाह का संबंध किससे होगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में मिलता है। मध्य प्रदेश के अंदर इस नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी मैहर से होता है, पहले सतना पढ़ा जाता था, और राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। कहां पर मिलेगी? प्रयागराज के अंदर। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। उद्गम कहां से हुआ? कैमूर श्रेणी मैहर से। इसके बाद मध्य प्रदेश से निकलने के बाद प्रयागराज में ये गंगा नदी से जाकर मिल जाएगी। अब देखो, तो मध्य प्रदेश के कहां से निकलकर आ रही? मैहर जिले से, यहां से निकलेगी। ये मैहर में कर लेना, थोड़ा लाइन नीचे चली गई है। तो मध्य प्रदेश के मैहर से उद्गम होगा। मैहर से जाने के बाद किस जिले में जाएगी? रीवा में। तो मैहर और मैहर से रीवा, कई बार सतना को भी ये थोड़ा बहुत टच याद रख लेंगे। मैहर सतना से होते हुए ये नदी उत्तर प्रदेश के अंदर किस नदी से जाकर मिल जाएगी? प्रयागराज के अंदर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यहां पर खास तौर पर याद रखना ये यमुना से नहीं मिलेगी, ये किस नदी से मिलेगी? गंगा नदी से जाकर मिलेगी। और कहां से निकलकर आएगी? मैहर की कैमूर रेंज से इस नदी का उद्गम होगा। तो सबसे पहले ओरिजिन याद रखेंगे कहां से होगा? कैमूर मैहर से। माउथ इस नदी का गंगा में प्रयागराज में। टोटल लेंथ है इसकी 264 किलोमीटर, और कोर्स इसका मध्य प्रदेश के 2 जिलों में मिलता है, मैहर में और रीवा में। और इस नदी का उत्तर प्रदेश में जो कोर्स है वो मिलता है केवल प्रयागराज जिले के अंदर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका टॉन्स नदी का उद्गम याद रख सकते हैं, टॉन्स नदी का मुहाना, टोटल लेंथ और इसका कोर्स। मध्य प्रदेश में इसका कोर्स कितना है और उत्तर प्रदेश के अंदर इसका कोर्स कितना है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के मैहर और रीवा जिले के अंदर मिलता है। इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी की बात की जाए कि इससे कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं। तो टॉन्स नदी की ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे, इससे कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है, तो इससे मिलने वाली पहली नदी मिलती है बीहड़ नदी, और इसी बीहड़ से आकर मिलती है बिछिया नदी। तो पहली नदी याद रखेंगे इसकी बीहड़ नदी। बीहड़ के बाद दूसरी नदी याद रखेंगे बिछिया नदी। बीहड़ बिछिया के बाद जो दूसरी नदी मिलती है वो है महाना नदी। तो इसके बाद नदी मिलेगी महाना, और महाना के बाद जो नदी मिलती है वो है बेलन। तो क्लियर हुआ? तो सबसे पहले मिलेगी यहां पर बीहड़ नदी।
बीहड़ की सहायक नदी मिलेगी यहाँ पर बिछिया, उसके बाद महाना, और महाना के बाद मिलेगी यहाँ पर बेलन, और बेलन की सहायक नदी मिलेगी सोनार नदी। तो इस तरीके से ये आपको सहायक नदियां याद रखना है। तो बीहड़, महाना और बेलन। बेलन नदी है ये उत्तर प्रदेश से निकल कर जाती है, तो ये कहां से निकल के जाएगी? उत्तर प्रदेश। और उसके बाद रीवा से सीमा बनाते हुए टोंस नदी में जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाएगी प्रयागराज के पास में। इसी बेलन की सहायक नदी मध्य प्रदेश से निकल कर आती है सलार, और मध्य प्रदेश में ही मिलेगी महाना, और मध्य प्रदेश के अंदर सतना के आसपास मिल जाएगी आपको बीहड़, और बीहड़ से आकर मिल जाएगी रीवा जिले में या सतना के आसपास ही, जिसको कहते हैं बिछिया नदी। तो बीहड़ नदी कहां से निकल कर आती? सतना, और सतना से प्रवाहित होती है रीवा में। तो ये बीहड़ सतना से निकल कर आएगी। कहां से निकलेगी? सतना से, और रीवा जिले में जाकर इसका पूरा प्रवाह रीवा के अंदर मिलेगा। बिछिया नदी केवल आपको रीवा जिले के अंदर, महाना नदी केवल रीवा जिले के अंदर मिलेगी। बेलन उत्तर प्रदेश से निकल कर आती है, और बेलन की सहायक नदी का नाम क्या है? सलार या सिलार। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां याद रखेंगे। और इस नदी पर केवल एक ही प्रोजेक्ट बना हुआ है रीवा में, जिसको कहते हैं टॉन्स प्रोजेक्ट। तो इस पर एक ही प्रोजेक्ट याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है? टॉन्स परियोजना या टॉन्स प्रोजेक्ट। टॉन्स किस नदी पर बना हुआ है? टॉन्स नदी पर बना हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक? इसके अलावा टॉन्स नदी पर कुछ प्रोजेक्ट या वाटरफॉल यहां पर पढ़ने होते हैं। ज्यादातर याद रखना कि ये नदी जो है पूरी की पूरी ये वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है। इस पर हमें केवल एक ही प्रोजेक्ट मिलता है, वो है टॉन्स प्रोजेक्ट। लेकिन वाटरफॉल इस नदी पर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इस नदी पर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप ये देखोगे बीहड़ नदी पर, तो बीहड़ नदी पर हमें दो जलप्रपात मिलते। पहला जलप्रपात मिलता है हमें पियावान वाटरफॉल। तो पियावान वाटरफॉल पूछा जाएगा कि पियावान वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, तो हम कहेंगे बीहड़ नदी पर स्थित है। दूसरा इसके ऊपर पूछा जाएगा चचाई वाटरफॉल। तो चचाई वाटरफॉल भी किस नदी पर है? हम कहेंगे बीहड़ नदी पर। तो बीहड़ नदी पर इस पर दो जलप्रपात मिलेंगे, एक मिलेगा पियावान जलप्रपात और दूसरा चचाई जलप्रपात। इसके अलावा महाना नदी पर जाएंगे तो तीसरा जलप्रपात मिलेगा, जिसको कहते हैं केवटी। और बेलन नदी पर जाएंगे, टोंस नदी पर पहले मिलेगा पूर्वा वाटरफॉल। तो ये चौथा वाटरफॉल याद रख सकते हैं। और पांचवा जो वाटरफॉल है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मिलता है, वो है मिलेगा सिलार नदी पर बहुटी जलप्रपात। ये सारे के सारे जलप्रपात हमें रीवा जिले के अंदर ही मिलते हैं। तो ये सारे जलप्रपात हमें रीवा जिले के अंतर्गत मिलेंगे। और सारे जलप्रपातों का संबंध टोंस की सहायक नदियों पर है। तो टोंस नदी पर डायरेक्ट जो बना हुआ है वो है पूर्वा जलप्रपात। सिलार नदी जो बेलम की सहायक नदी है, इस पर बना हुआ है बहुटी जलप्रपात। महाना नदी पर बनेगा केवटी जलप्रपात, और बीहड़ नदी पर मिलेगा चचाई और पियावान जलप्रपात। तो ये जलप्रपात आपको याद रखने होते हैं, सारे रीवा जिले में ही और सारे टोंस की सहायक नदियों पर स्थित है। तो एक बार लिख लेते हैं इनको। तो वाटरफॉल की बात करें तो पहला कौन सा मिलेगा? पूर्वा जलप्रपात। यो किस नदी पर है? टोंस नदी पर। किस जिले में? रीवा में। दूसरा केवटी जलप्रपात, जो महाना नदी पर कहां पर है? रीवा में। सिलार नदी पर बहुटी जलप्रपात, ये मऊगंज में आ जाता है, पहले रीवा में आता है। तो पहले ये रीवा में आया करता था, अब स्पेशली किस में आ जाएगा? मऊगंज के अंदर। तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। इसके अलावा चचाई बीहड़ नदी पर है, ये भी रीवा जिले में है। और पियावान भी बीहड़ नदी पर है, और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको हम कहेंगे कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस तरीके से 5 जलप्रपात हमें टोंस नदी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी हमारी टोंस नदी की। टोंस नदी के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो मिलती है हमें सोन नदी। तो टोंस नदी के आगे जो गंगा से मिलने वाली सहायक नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, और किस हैंड पर मिलेगी? राइट हैंड पर। राइट हैंड में गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी को कहा जाता है यमुना नदी। और यमुना नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो सहायक नदी मिलती है गंगा नदी की दूसरी जो सबसे सहायक नदी मिलती है यमुना के बाद, वो मिलती है हमें सोन नदी। अब देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के अपवाह क्षेत्र का भारत के 2 राज्यों से संबंधित है। पहला राज्य मिलेगा मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य मिलता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 2 राज्यों में प्रवाहित होगी, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 2 राज्यों के बाद इसके अलावा इसकी जो सीमा मिलती है वो झारखंड राज्य में मिलती है। और झारखंड के अलावा इसका जो मुहाना है वो बिहार राज्य के अंतर्गत मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि नदी का उद्गम जो है, तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश, झारखंड
और बिहार में होते हुए, और बिहार में किस नदी से मिल जाती है? पटना के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। उद्गम कहां से होगा? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से ही प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जाएगी झारखंड में, और झारखंड से प्रवेश करेगी बिहार में, और बिहार में जाकर गंगा नदी से जाकर मिल जाएगी। किस जगह पर मिलेगी? पटना के पास में। ठीक है, यहां पर किस नदी से मिलेगी? पटना के पास में। किस जिले में, किस राज्य में? बिहार राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो पटना के बिहार में जाकर मिल जाएगी। अपवाह क्षेत्र, झारखंड को कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इस नदी का अपवाह झारखंड में नहीं है, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे तो यूपी में भी इसका प्रवाह मिलेगा और झारखंड में मिलेगा। उसके बाद ये नदी बिहार में प्रवेश करेगी। तो 4 राज्य याद रखेंगे, एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार। अब मध्य प्रदेश में ये नदी कहां से निकलती है उस चीज को समझें। तो मध्य प्रदेश की आप जानते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो ये अमरकंटक वाला क्षेत्र मिलेगा। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद, और अमरकंटक की पहाड़ियां किसका रेंज का पार्ट है? तो यहां पर जो श्रेणी मिलती है वो है कैमूर श्रेणी, मेकाल श्रेणी। तो किसका पार्ट है? मेकाल श्रेणी का पार्ट है। तो मेकाल श्रेणी की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और अमरकंटक का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। अब हम कह सकते हैं कि इस नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो अनूपपुर जिले से होगा। अनूपपुर जिले से निकलने के बाद यह नदी प्रवेश करेगी शहडोल जिले में। तो अनूपपुर से निकलेगी और शहडोल जिले में प्रवेश करेगी। तो पहला जिला इस पर मिलेगा अनूपपुर, और दूसरा जिले मिलेगा शहडोल। शहडोल से निकलने के बाद, ये पहला जिला हो गया इसके ऊपर, दूसरा जिला याद रखेंगे शहडोल। शहडोल से निकलने के बाद प्रवेश करेगी सीधी में। तो तीसरा जिला जो इस नदी पर मिलेगा वो है सीधी, और सीधी के बाद यहां से सीधी ये प्रवेश करेगी सिंगरौली जिले के अंदर। तो चौथा जो जिला मिलेगा मध्य प्रदेश का, सिंगरौली। अब सिंगरौली के बाद क्या होगा? तो मध्य प्रदेश के 4 जिले याद रखने, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली। अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली, इन 4 जिलों में प्रवाहित होने के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में जाएगी। उत्तर प्रदेश से नदी ये झारखंड में जाएगी, और झारखंड से प्रवेश कर जाएगी बिहार में, और बिहार में किस नदी के साथ मिल जाएगी? गंगा नदी से मिल जाएगी। किस जगह पर मिलेगी? उस जगह का नाम है पटना। तो पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाएगी। तो उद्गम कहां से हुआ इस नदी का? तो 3 चीजें सीख लो। तो इस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, अनूपपुर जिले से होता है, और मुहाना इसका गंगा नदी में मिलता है पटना के पास में। और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश के 4 जिलों में है, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली के अंदर। देखें जरा, तो इस नदी का उद्गम कहां से हुआ था? अमरकंटक, अनूपपुर से। इससे निकलने के बाद मध्य प्रदेश के 4 जिलों में ये प्रवाहित होगी, और प्रवाहित होते हुए झारखंड और उत्तर प्रदेश, और इसके बाद बिहार में गंगा नदी से जाकर मिल जाएगी। जिस जगह पर मिलेगी उस जगह को कहा जाता है पटना। तो पहला पॉइंट यहां से हमेशा याद रखना है, दूसरा पॉइंट हमेशा यहां से याद रखना। तो पहला ओरिजिन लिखेंगे, तो ओरिजिन कहां से हुआ इसका? अमरकंटक से। दूसरा माउथ लिखेंगे तो गंगा, पटना याद रखेंगे बिहार में। बस ये लेंथ वाला डिजिट आपको याद रखना पड़ता है। केवल जो याद रखनी पड़ती है वो है इस नदी की लंबाई। तो लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर, तो यहाँ 780 किलोमीटर जो ग्रंथ एकेडमी के अंदर दिया हुआ है उसमें 784 किलोमीटर दिया, अदरवाइज सब जगह हम इसका 780 किलोमीटर ही पढ़ते हैं। इसके बाद तो 3 चीजें पहले हमेशा याद रखो, ओरिजिन याद रखो, मुहाना याद रखो, लेंथ। जब ये चीजें क्लियर हो जाए, अब सोचो कि हमें इस नदी के प्रवाह के बारे में बताना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के किन किन जिलों में इस नदी का प्रवाह हमें मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में इसका प्रवाह मिलता है। तो उद्गम किस जिले से हुआ था? अनूपपुर से। तो पहला जिला इस नदी पर कौन सा मिलेगा? अनूपपुर। अनूपपुर के बाद जो दूसरा जिला मिलेगा वो होगा शहडोल, और शहडोल के बाद प्रवेश करेगी सीधी में, और सीधी के बाद प्रवेश करती है सिंगरौली के अंदर। तो मध्य प्रदेश के 4 जिले यहां पर मिलेंगे, पहला अनूपपुर, दूसरा शहडोल, तीसरा सीधी और चौथा सिंगरौली। 4 जिलों में प्रवाहित होने के बाद ये प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का केवल एक ही जिला मिलता है, वो है सोनभद्र जिला। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करेगी? सोनभद्र जिले में, केवल एक ही जिला मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाद ये प्रवेश करेगी झारखंड के। तो झारखंड का जो जिला मिलता है उसमें एक जिला मिलता है पलामू और एक मिलता है गढ़वा। तो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में प्रवेश करेगी। तो ये दोनों जिले कहां पर मिलेंगे? झारखंड के अंदर। तो झारखंड के गढ़वा जिले में और झारखंड के पलामू जिले में इंटर करेगी।
इसके बाद ये नदी प्रवेश करती है बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर जो पहला जिला मिलता है वो है रोहतास, और दूसरा जो जिला मिलता है वो है भोजपुर, और तीसरा यहाँ पर पटना मिल ही रहा है। तो ये जिले किसके अंदर मिलेंगे हमें, बिहार के। तो शुरू से समझो, तो ये नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर से निकलने के बाद शहडोल में प्रवेश करती है। शहडोल से निकलने के बाद सीधी सिंगरौली से होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है। सोनभद्र से निकलने के बाद ये झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों से होते हुए बिहार में, बिहार के रोहतास और भोजपुर जिलों से होते हुए पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, जिसकी टोटल लंबाई हमें मिलती है 280 या 284 किलोमीटर। तो ये पूरी लेंथ हो गई और इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। तो प्रवाह क्षेत्र पहला मिलेगा हमें मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के 4 जिले अनूपपुर, शहडोल और सीधी और सिंगरौली। इसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश का केवल सोनभद्र जिला, झारखंड का गढ़वा और पलामू जिला, और बिहार के अंदर रोहतास, भोजपुर और पटना जिला। तो ये इस नदी का पूरा ड्रेनेज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के जिले आपको खास तौर पर याद रखने हैं, बाकी राज्यों के याद हो या ना हो। इसके बाद देखा जाता है कि इस नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां इस नदी से आकर मिलती हैं। तो अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें यहां पर, तो ट्रिब्यूटरीज के अंदर जो सबसे पहली सहायक नदी मिलती है वो है जोहिला नदी। तो जोहिला नदी का उद्गम भी वहीं से होता है जहां से सोन नदी का, तो सोन, जोहिला और नर्मदा, इन तीनों ही नदियों का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से। तो सोन की पहली सहायक नदी याद रखेंगे जोहिला। जोहिला के बाद फिर एक नदी मिलेगी बनास। एक बनास नदी हम चंबल की सहायक नदी पढ़ते हैं, और एक बनास नदी हमें मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। तो ये मध्य प्रदेश की बनास है, याद रखना, वो राजस्थान की तरफ से आती है। बनास के बाद इससे मिलेगी गोपद, और गोपद के बाद जो सबसे प्रमुख नदी मिलती है वो है रिहंद नदी, और उसके बाद मिलती है कन्हर, और कन्हेर के बाद मिलती है नॉर्थ कोल। तो यहां तक तो आपको मध्य प्रदेश की स्थिति मिल जाएगी। तो जोहिला भी मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, बनास भी मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, गोपद भी मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम रिहंद नदी में पहुंचेंगे तो ये यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह में मिलेगी। कन्हेर भी आपको यूपी में मिल जाएगी, और नॉर्थ कोल आपको जाके झारखंड के अंदर मिलेगी। लेफ्ट की तरफ से आने वाली नदी मिलेगी वो है जारवी नदी। तो जारवी नदी मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए लगभग थोड़ा सा टच कर जाती है नॉर्थ वाले रीजन में, और उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। तो पहली सहायक नदी होगी इसकी जोहिला, जो जिसका संबंध किस जिले से, अनूपपुर जिले से। जारवी नदी केवल शहडोल क्षेत्र को टच करती है। इसके अलावा गोपद की अगर हम बात करें तो ये सिंगरौली जिले के अंदर मिलेगी। तो गोपद कहां से निकल कर आएगी, सिंगरौली जिले से। और इसके अलावा जो रिहंद और मीर कन्हर हैं और नॉर्थ कोल हैं, इनके बारे में याद नहीं रखना है, इनके केवल नाम याद रखना। रिहंद याद रखना कि रिहंद सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी का माल मिलता है, सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मिलती है, रिहंद नदी। लेकिन किस हैंड पर मिलती है, ये आपको राइट हैंड पर मिलेगी। तो ये किस हैंड पर मिलेगी, हमें राइट हैंड पर मिलेगी। यहां तक क्लियर हो गए। तो सोन की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा इस सोन नदी पर कुछ प्रोजेक्ट हमें मिलते हैं। तो वो कौन कौन से बांध हैं जिनका संबंध हमारा सोन नदी से है। तो सोन नदी पर आप जानते हैं कि एक परियोजना मिलती है, बाण सागर परियोजना। इसके अलावा रिहंद नदी पर जाते हैं तो हमें मिलता है रिहंद प्रोजेक्ट। तो 2 ही प्रोजेक्ट इसमें आपको याद रखने हैं। देखो, तो पहली मिलेगी इसके ऊपर बाण सागर परियोजना शहडोल जिले के अंदर। दूसरी जो परियोजना मिलती है वो इसी की सहायक नदी रिहंद पर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं रिहंद प्रोजेक्ट। और इसी रिहंद प्रोजेक्ट का जो पीछे जलाशय है, याद रखना, इसी रिहंद प्रोजेक्ट का जो जलाशय है, जो रिजर्वायर है, उसी रिजर्वायर को कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो किस नाम से जाना जाता है इसे, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है, जो कहां मिलेगा हमें, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में केवल सिंगरौली जिले को टच करेगा। मध्य प्रदेश के केवल किस जिले को टच करेगा, सिंगरौली जिले को टच करेगा। तो 2 प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं सोन नदी के साथ। तो पहला बाण सागर शहडोल जिले में, और रिहंद नदी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और इस पर कौन सा डैम बना हुआ है, रिहंद प्रोजेक्ट। और इसके जलाशय को क्या कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। नोट लगा के एक पॉइंट लिख लेंगे, सेकंड लार्जेस्ट सदर्न या राइट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी आफ्टर यमुना नदी। तो ये फैक्ट किसके बारे में है, सोन नदी के बारे में।
तो सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दाहिने तट की राइट हैंड की या दक्षिण की सबसे बड़ी सहायक नदी मिल जाती है। तो ये कहानी होती है हमारी सोन नदी के बारे में। तो हमने दो नदियां पढ़ ली, टॉन्स नदी और सोन नदी, और उससे पहले हम पढ़ चुके थे कैन नदी। और इसी को सोन नदी को पुराना नाम जो मिलता है, इसको नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पुराना नाम याद रखेंगे, नंद नदी। तो इस तरीके से हमने एक ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर लिया। देखो समझो जरा इसको। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, उस चीज को समझे जरा। देखें, हमने पढ़ी थी यमुना नदी, और यमुना नदी जाकर मिल जाती है किस नदी से, गंगा नदी से। तो ये हम अच्छे से जान चुके थे पहले से ही। तो गंगा नदी से जाकर मिल जाती है कौन सी, सोन नदी। किस जगह पर मिलती है उस जगह को भी हम अच्छे से जानते हैं, वो है प्रयागराज। तो किस जगह पर ये नदी मिलती है, प्रयागराज में। अब समझो जरा। तो यमुना नदी से मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्व, अब मध्य प्रदेश का पूरा उत्तर पूर्व का सिस्टम समझ लो। उत्तर प्रदेश में जो पहली नदी हमें मिलती है वो हमें मिलती है चंबल नदी। तो सबसे पहली नदी कौन सी मिलेगी, चंबल। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जिस जिले से मिलती है उसको कहते हैं इटावा। तो पहला जिला जो मिलता है वो कौन सा है, इटावा जिला। तो चंबल नदी का संगम किस जिले में है, इटावा जिले में। इसके बाद चंबल के बाद जो दूसरी सहायक नदी मिलती है इसके पास में, वो है सिंध नदी। तो चंबल के बाद दूसरी सहायक नदी कौन सी थी, सिंध नदी। तो सिंध नदी कहां पर मिलती है, जालौन में। तो इटावा के पास जो अगला जिला मिलता है वो कौन सा है, जालौन नदी। अगर यूपी का आप मैप देखोगे तो पहले इटावा मिलेगा, इटावा के आगे आपको दूसरा जिला मिलेगा जालौन। सिंध के बाद जो अगली नदी मिलती है वो है बेतवा। बेतवा नदी का जो संगम है वो हमीरपुर के पास में है। तो अगला जिला जो मिलेगा वो है हमीरपुर। तो पहले इटावा, फिर जालौन, फिर हमीरपुर। और बेतवा के बाद जो अगली नदी मिलती है वो है केन नदी। तो केन नदी का जो संबंध है वो बांदा के पास में मिल जाता है। तो इस तरीके से चार नदियां आपको क्रम से मिलेंगी, इटावा में, जालौन में, हमीरपुर में और बांदा जिले के अंदर। क्लियर हुआ यहां से। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये चार नदियां, तो ये चारों नदियों का संबंध किससे है, तो ये चार जो नदियां हम देखते हैं ये चारों नदियां यमुना नदी में जाकर मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो ये यमुना से संबंधित है। इसके बाद दो नदियां हैं जो हमारी मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो पहली नदी मिलती है इसमें टॉन्स नदी। एक मिनट, थोड़ा सा यहां चेंज करना पड़ेगा। देखो, तो यहां से जो नदी आएगी कौन सी मिलेगी हमें, टॉन्स नदी। और टॉन्स के बाद जो दूसरी नदी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी यहां पर हमें, सोन नदी। तो ये टॉन्स और सोन जो मध्य प्रदेश से निकल कर जा रही थी ये किससे जाके मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं ये गंगा नदी से मिलेंगी, यमुना से नहीं मिलेंगी। तो इनको हम यहां से मिलाएंगे और ये गंगा नदी आ जाएगी यहां पर, और इसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी इस तरीके से। समझ में आया यहां तक। तो इस नदी का देखो, ये जो नदी है ये हम पढ़ते हैं कि ये प्रयागराज में मिलती है। तो ये पर्टिकुलर जो जगह मिलती है, संगम वाली जगह है, वो है प्रयागराज। यहां लिख दे रहा हूं प्रयागराज। तो ये नदी कहां पर मिलती है, प्रयागराज के अंदर। और प्रयागराज के पास में ही, याद रखना, ये जो जगह ये भी प्रयागराज के पास में ही मिलता है। तो प्रयागराज के नियर बाई एरिया में ही टॉन्स नदी भी जाके गंगा में मिल जाती है। संगम वाली जगह पर नहीं मिलेगी, उससे थोड़ा आगे मिलेगी। और बाकी जब हम सोन नदी की बात करते हैं तो ये बिहार में पटना के पास में मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जिले याद रखना, तो उत्तर प्रदेश के जिलों का क्रम याद रखना। तो उत्तर प्रदेश के जिलों को देखो कैसे याद रखेंगे। पहले मिलेगा इटावा, इटावा के बाद मिलेगा आपको जालौन। ये मध्य प्रदेश की सीमा के साथ मिले हुए जिले हैं, इटावा, जालौन, फिर हमीरपुर, हमीरपुर के बाद बांदा, और बांदा के बाद मिलता है प्रयागराज। ये सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं। और उसके बाद मिलता है हमें पटना, ये बिहार के अंदर मिलता है। पटना कहाँ मिलेगा, बिहार में। और ये सारे जो जिले हैं, इन सारे जिलों का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से है। तो अब इसमें नदियों को मिलाते जाओ।
तो इटावा में पहली नदी मिलाएंगे, फिर जालौन में मिलाएंगे, फिर हमीरपुर में, फिर बांदा में, फिर प्रयागराज में और फिर पटना में। तो यहां से पहली नदी मिलेगी कौन सी? चंबल, फिर दूसरी सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, फिर बेतवा, फिर केन, फिर टॉन्स और फिर सोन। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम होता है याद रखने का। तो इस तरीके से आप सारी, अगर मध्य आपको उत्तर प्रदेश के जिले ही नहीं याद, कम से कम एक बार इतना प्रयास तो कर लो कि उत्तर प्रदेश का मैप निकालो और उत्तर प्रदेश के मैप के साथ मध्य प्रदेश को कौन कौन से जिले टच करते हैं उनको देख लो। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैंने इसके लिए एक अलग से मध्य प्रदेश की बॉर्डर वाली एक क्लास बनाई हुई यूट्यूब पर। तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाली क्लास एक बार आप जाके देख लो, उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे राज्यों के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमाओं से टच करते हैं। अगर हमें ये याद है कि कौन से जिलों का क्रम मिलता है तो नदियों का संगम कभी भी हमें नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कौन कौन सी नदी। तो चंबल, सिंध, तो हमने एक अपवा तंत्र, तो अभी तक हमने केवल एक सिस्टम पढ़ लिया। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? तो इसके दो नाम हमने रखे थे। तो एक कहेंगे हम उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, तो नॉर्थ ईस्ट रिवर हो गई, और दूसरा इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गंगा यमुना अपवा। तो अभी तक हमने पूरे का पूरा इन दो क्लासों, तीन क्लासों के अंदर चंबल सिंध की अलग क्लास पढ़ी थी हमने, बेतवा की अलग क्लास पढ़ी और ये तीसरी क्लास। तो इन तीनों क्लासों के अंदर हमने डिटेल से तीनों नदियों के बारे में पढ़ लिया है, सॉरी चारों पांचों नदियों के बारे में पढ़ लिया, और ये पूरे का पूरा गंगा यमुना अपवा तंत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें मिले हुए मैंने आपको डैम प्रोजेक्ट भी करवा दिए हैं। जो लिंक प्रोजेक्ट आते हैं जैसे सिंध बेतवा लिंक केन बेतवा लिंक परियोजना है, और भी एक दो लिंक प्रोजेक्ट है, तो लिंक प्रोजेक्ट की क्लास में अलग से कराऊंगा। और साथ में ये भी याद रखना कि मैंने जितने भी आप तो अभी तक इन नदियों पर डैम पढ़ाए, चाहे माता टीला डैम हो, चाहे रानी अवंती डैम हो, राजघाट परियोजना हो, सोन परियोजना हो, इन परियोजनाओं के बारे में केवल हमने जाना है कि ये परियोजना किस जिले में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। इन परियोजनाओं के बारे में हमने डिटेल से नहीं पढ़ा है। ये नदियां कंप्लीट करने के बाद हम रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर अलग से क्लास करेंगे, उनकी कैपेसिटी वगैरह, उनके फॉर्मेशन की डेट वगैरह, उनको अलग से स्टडी की जाएगी। नदियों के साथ करोगे तो बहुत बड़ा कचड़ा हो जाएगा, पहले मेन पढ़ लो, उसके बाद उनकी डिटेल स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपका आएगा जो दो तंत्र आपके और बचे हुए हैं, जिसमें आपको एक तो गोदावरी का अपवा तंत्र पढ़ना है और एक स्वतंत्र प्रवाह जिसमें नर्मदा, सोन और ताप्ती के बारे में पढ़ना। तो एक क्लास के अंदर हम गोदावरी के प्रवाह को कंप्लीट कर लेंगे और एक क्लास के अंदर हम यमुना स्वतंत्र प्रवाह को कंप्लीट कर लेंगे, तो नदियां आपकी हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।